Hello, good evening everyone. Welcome back to another video by अर्जुन भाटिया। ये वीडियो काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो होगा ब्रेकआउट, है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला था और थोड़ा सा टाइम की वजह से मैंने क्या करा है ना कि वीडियोस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो 500 लोग पहले रजिस्टर करे थे, जैसे मैंने पहले ये फ्री वेबिनार है तब भी मैंने 500 लोग रजिस्टर कराए थे सिर्फ, जिससे 500 लोगों को ही दूंगा। बट लेकिन फिर बाद में जब सब ने रिक्वेस्ट करी तो मैंने सोचा इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो लास्ट वीक सबको मालूम है कि हमने वेबिनार रिकॉर्ड करा था, बट वो पूरा रिकॉर्डिंग के बाद जब उसका रॉ फाइल हमने देखी थी तो उसका जो है स्क्रीन एकदम ब्लैंक था, सिर्फ ऑडियो थी। तो आज मैंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में इसको रिकॉर्ड कराया है ना। तो ये वेबिनार के हम दो पार्ट्स करेंगे। एक आज ये जो आप देखने वाले हो ये है ना, इसका ये कंटेंट रहेगा हमारा, ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकआउट्स कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम ब्रेकआउट्स ट्रेड कैसे कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मोस्ट प्रोबेबली एक हफ्ते के अंदर मैं कोशिश करूंगा ड्रॉप करने की, उसमें बाकी के हमारे आधे टॉपिक्स होंगे, है ना। तो बिना किसी इंतजार के सीधा टॉपिक पे चलते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले तो ब्रेकआउट का शब्द का मतलब काफ़ी लोगों से आप काफ़ी चीज़ें सुनोगे, बट अगर ब्रेकआउट का मैं मतलब बताऊं तो ब्रेकआउट का सिंपल मतलब होता है, ब्रेक का मतलब हिंदी में होता है टूटना और आउट का मतलब होता है बाहर से या बाहर जाना, है ना। अब बाहर टूटने का मतलब, बाहर टूटने से तो कुछ भी मतलब हो सकता है, लेकिन अगर हम ट्रेडिंग वर्ल्ड की बात करें तो बाहर टूटने का मतलब है, ये आप ये देख सकते हो, ये मैंने ही ड्रॉ करके, ये मैंने ही बनाया, ये मैंने कोई गूगल से नहीं लिए, ये मैंने खुद ही पेन पेपर से बना के समझाया है कि जब भी कोई किसी जोन को पार करके, अब ये जोन क्या है ये भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब भी ब्रेक आउट होता है, जब भी किसी जोन को तोड़ करके, टूटना मतलब तोड़ करके बाहर निकले तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, और जब भी किसी जोन को नीचे की तरफ तोड़कर नीचे से बाहर निकले तो उसको हम ब्रेकडाउन बोलते हैं। किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसके वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट कर लें और फिर हिंदी से उसको आप कनेक्ट करें जो भी आपका टॉपिक है। ट्रेडिंग में कभी भी कुछ भी समझ ना आए तो सिंपल उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का और अपनी ट्रेडिंग से कनेक्ट करने का। अब ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट, ये सिर्फ ये वर्ड का जो मीनिंग है, ये ब्रेक और आउट, ये तो मैंने क्लियर कर दिया आपको, है ना, बाहर टूटना। बट द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी ब्रोकन, क्या ब्रेक होना चाहिए? वो जो जोन मैंने बोला जो ब्रेक होना चाहिए ऊपर या नीचे, वो जोन क्या होता है? तो वो जो जोन होता है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। द जोन टू बी ब्रेकिंग फॉर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ब्रेकआउट पे आगे चलने से पहले हम ये पता करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट इज नथिंग बट अ प्राइस वेयर प्रॉम्प्ट ट्रेडर्स इंटेंड्स टू बाय अ स्टॉक, है ना। तो सपोर्ट कुछ नहीं है, मतलब आप जैसे इसको बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने आजकल बहुत इसको वो इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करा हुआ है कि सपोर्ट क्या चीज़ होता है। बट लेकिन अगर मेरी आप माने तो सपोर्ट इज नथिंग बट अ प्राइस वेयर प्रॉम्प्ट ट्रेडर्स इंटेंड्स टू बाय अ स्टॉक, मतलब कि कोई भी ऐसा जगह जहां पर ट्रेडर्स चाहे एक स्टॉक को कि इस प्राइस पे आएगा तो हम लोग डेफिनेटली बाय करेंगे, वो सपोर्ट होता है आसान लैंग्वेज में। ऑल्सो नोन एज प्राइस वेयर डिमांड इज मैक्सिमम। अब कई लोग डिमांड और सप्लाई से भी सपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। डिमांड का मतलब है कि कोई ऐसी जगह जहां पर हम चाहते हैं स्टॉक को, है ना। अब इसका आपको सबसे बेस्ट ये एग्जांपल से समझ में आएगा। सपोज आई वांट टू बाय रिलायंस अराउंड 1500 लेवल्स, मैं रिलायंस को 1500 के लेवल्स पे बाय करना चाहता हूं, है ना। द मोमेंट रिलायंस गोज टू 1500, मी एंड मेनी अदर ट्रेडर्स विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक एंड दैट इज हाउ सपोर्ट इज क्रिएटेड। सपोर्ट क्या होता है वो तो सब जानते हैं, लेकिन सपोर्ट क्रिएट कैसे होता है? सपोर्ट तो मेरे आपके जैसे ट्रेडर्स ही क्रिएट करते हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं कि ऑटोमेटिकली जादू से क्रिएट हो जाता है। तो वो जो जोन होता है जहां पर हम रेडी हैं कि यार रिलायंस 2000 चल रहा है, आप एक बात बताओ, रिलायंस अगर आपको 1500 के भाव में अब मिले, जैसे अभी तो मेरे ख्याल से 2000 पार करा है कल परसों ही, अब अगर रिलायंस आपको 1500 के भाव में मिले तो कौन नहीं उठाएगा, है ना। तो वहां जो वो सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा ना, उसको बोलते हैं सपोर्ट क्रिएशन, है ना। अब आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है। सेम, रेजिस्टेंस इज अ प्राइस वेयर सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड, है ना। अब
इजी वर्ड्स में बताऊं तो रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन है जब भी किसी स्टॉक के बारे में हमें लगे कि यार ये तो ओवर वैल्यूड है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, उसकी फेयर वैल्यू 500 होनी चाहिए, शेयर 1500 पहुंच गया है, तो वो एक ना एक ऐसे टाइम पर आएगा जब उसकी जो डिमांड है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, है ना। डिमांड और सप्लाई का मतलब होता है, डिमांड का मतलब खरीदने का डिमांड, कितने लोग इंटेंट रखते हैं खरीदने का, और सप्लाई का मतलब कितना लोग उसको मार्केट में सेल करना चाहते हैं, कितना लोग देना चाहते हैं। वो सिंपल वर्ड्स में डिमांड एंड सप्लाई होता है। डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप, आई होप आप लोगों ने जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो इकोनॉमिक्स में सभी ने काफी डिटेल में सप्लाई एंड डिमांड पढ़ रखा होगा। तो रेजिस्टेंस इज द प्राइस वेयर सप्लाई एक्सीड्स डिमांड एंड हेंस ट्रेडर स्टार्ट सेलिंग मोर देन बाइंग। वो एक ऐसे जोन पे आ गया है कि यार अब तो मतलब कि सेलिंग ज्यादा हो रही है और डिमांड कम हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि जब सप्लाई कम होगी, डिमांड सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो ऑटोमेटिकली प्राइस विल फॉल। द प्राइस लेवल इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट प्राइस फ्रॉम राइजिंग फर्दर। जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइस इतना स्ट्रांग हो जाता है वहां पर ये डिमांड सप्लाई की वजह से कि अब उसके ऊपर शेयर कितनी भी कोशिश कर ले नहीं जा सकता, अनटिल अनलेस कोई बड़े फंड्स उसको बाय करके दोबारा उसको ऊपर ले जाएं, नहीं तो वो नहीं जा सकता, है ना। एग्जांपल ऑफ स्टॉक नेम्स XYZ इज ओवर वैल्यूड, इट केम अराउंड 1000 रुपीज एंड ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर थिंक्स प्राइस कांट गो अबव, सो अ पैनिक सेल राउंड एंड दैट प्राइस विल बिकम रेजिस्टेंस फॉर सम टाइम। ये द टाइम को सम टाइम पढ़िएगा प्लीज, है ना। तो फिर वो मतलब जैसे जैसे हम आईटीसी की बात करें तो आईटीसी कैसा हमारा बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन वही है कि इतना अच्छा मूव नहीं देता है। अब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी समझ लिया हमने, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझ लिया। अब हम देखते हैं कि ब्रेकआउट में नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। तो जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द हेल्थ एंड एक्यूरेसी ऑफ द ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स। वॉल्यूम शोज द कन्विक्शंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। वॉल्यूम बहुत जरूरी होती है एक्यूरेसी के लिए भी और ट्रेंड के हेल्थ के लिए भी। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हमारी हेल्थ डॉक्टर चेक करके बताता है कि कैसा है, तो ऐसे ही वॉल्यूम जो होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है हेल्थ जानने के लिए कि ब्रेकआउट हेल्दी है या कहीं फेक आउट तो नहीं है। अब वॉल्यूम शोज द कन्विक्शंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। देखो ऑब्वियसली बात है, वॉल्यूम ज्यादा है तो ये कॉमन सेंस की बात है कि वॉल्यूम ज्यादा है तो मतलब बायर है, और वॉल्यूम ज्यादा सेल में है तो सेलिंग है। हाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मोर लिक्विडिटी। जितना ज्यादा लिक्विड मार्केट होगी उतना ही ज्यादा मार्केट ऊपर या नीचे जाने का दम रखेगी और उतना ही ज्यादा रेंज मार्केट जो है क्रॉस कर पाएगी। इंक्रीजिंग वॉल्यूम का ये मतलब, ये तो एक कॉमन सेंस है, ये मैं अगर आपको नहीं भी बताऊं तो ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि कोई भी चीज की अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, आज किसी राशन वाले ने 10 किलो चावल खरीदा और 10 किलो एक ही दिन में बिक गया, है ना। अगले दिन वो 20 किलो लाया, वो 20 किलो भी बिक गया, अगले दिन वो 30 किलो लाया, वो भी बिक गया। ऐसे करते करते वो अपनी वॉल्यूम बढ़ाता गया। तो इससे हम क्या, जैसे उसके बगल में ही एक हलवाई की दुकान है, वो देख के क्या जज करेगा कि यार ये तो 10 किलो से 20 किलो 30 किलो चावल का स्टॉक बढ़ाता जा रहा है, मतलब कि स्टॉक अच्छा है ना। अब हम सबसे पहले देखते हैं एक एग्जांपल। ये देखो आप, फॉलिंग वेज जो होता है, फॉलिंग वेज एक बुलिश ट्रेड पैटर्न होता है ना। अब इसमें भी देखो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है। तो मेरे लिए, मैं जो मानता हूं, मेरे लिए तो जो फॉलिंग वेज है वो एक बुलिश पैटर्न होता है और जो राइजिंग वेज है वो मेरे लिए एक बेरिश पैटर्न होता है ना। ये बुलिश वेज है फॉलिंग, यहां इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट में आप देख रहे हो वॉल्यूम, उसके बाद आप ये देखो ब्रेकआउट के बाद का मूव, ये आप इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स देख रहे हो। आप सिर्फ आप ये रेड वॉल्यूम्स को इग्नोर करो, है ना। आप आपने बाइंग करी है ना इस ब्रेकआउट पर, तो आप क्या देखोगे, बाइंग वाली वॉल्यूम्स। ये आप ग्रीन कैंडल्स देख रहे हो ना, ये बढ़ती जा रही है, देखो बढ़ रही है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, यहां पर जाकर के। तो ये आपको डिसाइड करता है कि आपका वॉल्यूम का जो आपका जो ब्रेकआउट है उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग है या नहीं, है ना। तो ये सिर्फ वॉल्यूम है। अब ये रीटेस्ट वगैरह जो है, ये रीटेस्ट, ये नीचे क्यों आया वापस, ये हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। अभी के लिए हमारा जो फोकस है वो सिर्फ वॉल्यूम समझने पर है कि वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया वॉल्यूम बहुत जरूरी है। राइजिंग वॉल्यूम, राइजिंग वॉल्यूम मतलब कि ये स्टॉक को लोग खरीद रहे हैं। आज 10 लोगों ने खरीदा, कल 20 ने खरीदा, फिर 40 ने खरीदा, फिर 50 ने खरीदा, मतलब कि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। और आप देखो कैसे ये बायोकॉन अपना 235 के लेवल से 480, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा, है ना।
दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई ट्रेंड विथ वॉल्यूम्स। अब ये वीकली चार्ट है। अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछेंगे कि जरूरी है कि वॉल्यूम डेली आप वीकली में ही कर रहे हो? नहीं, मैं बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूं, तो उस पर हर 15-15 मिनट की जो बार की वॉल्यूम होती है वो भी मेरे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी की ये वीकली वॉल्यूम्स और जितनी की ही डेली वॉल्यूम्स। तो आप वॉल्यूम ब्रेकआउट्स आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से, भले ही वो 3 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, है ना। इन्वेस्टर्स जनरली वीकली और डेली यूज करते हैं, ट्रेडर्स मोस्टली आवर्ली, 4 आवर्स, 15 मिनट, 10 मिनट ये सब यूज करते हैं। चले हम आगे फिर। अब हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट्स, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस के पॉइंट हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बुक से पढ़ के आपको बता रहा हूं या मैं कहीं, ये मतलब ये मेरी खुद की एक थिंकिंग है। हो सकता है मैंने किसी बुक से सीखा हो, बट इसमें जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वो प्योर मेरा है। बम बम बाय सेलिंग का मतलब है कि जैसे कि होता है ना कि एकदम अपर सर्किट 10-10% स्टॉक 4 दिन में 40-50% भाग गया, है ना। हम कभी भी उस केस में ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेंगे। बम का मतलब फास्ट बहुत तेजी से स्टॉक भागा 20-20% करके 3-4 दिन, या 20-20% करके नीचे गिरा, है ना, तो हम कभी भी बाय नहीं करेंगे। तो ये आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट्स, कौन से ब्रेकआउट्स ट्रेड नहीं करने, वो बात बता रहा हूं। नो कंसोलिडेशन बिफोर द अप मूव, जो हमारा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ उसके पहले कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है। ये आप लिख के ले लो। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि स्टॉक रेंज बाउंड चला गया, है ना। अब ये कंसोलिडेशन मैं आपको एक चार्ट एग्जांपल में आगे दिखाऊंगा कि क्यों जरूरी होता है ना। मैंने 1-2 चार्ट एग्जांपल्स भी रखे हैं। इसीलिए कंसोलिडेशंस हमेशा लो वॉल्यूम्स के साथ होने चाहिए। कभी भी स्टॉक में जिंदगी भर वॉल्यूम ज्यादा नहीं होते हैं। वॉल्यूम सिर्फ एक्सेस तब आते हैं जब ब्रेकआउट्स होता है ना। अगर हमेशा ही हाई वॉल्यूम रहेगी स्टॉक में तो मतलब कि वो स्टॉक बहुत ज्यादा लिक्विड है, वो स्टॉक मैनिपुलेट हो रहा है, वो स्टॉक इधर उधर बड़े फंड्स या एचएनआईज उसको इधर उधर कर रहे हैं। तो हमेशा ब्रेकआउट से पहले का जो कंसोलिडेशन हो वो लो वॉल्यूम्स के साथ हो, भले ही वो रेंज बाउंड रहे, कोई बात नहीं। जितना लो वॉल्यूम्स के साथ कंसोलिडेशन और जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना हेल्दी ब्रेकआउट। प्राइस शुड कॉन्ट्रैक्ट और रेंज शुड डिक्रीज बिफोर द ब्रेकआउट। हमेशा प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए, मतलब कि जो रेंज है, समझ लो आपने शेयर ने आपके 2 महीने कंसोलिडेट करा। 2 महीना कंसोलिडेट करने का मतलब है कि जो आपकी इंट्राडे रेंज शेयर की होनी चाहिए वो कम 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 हो जानी चाहिए। मैं आपको आगे चार्ट में दिखाऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये 4 पॉइंट्स जरूर याद रखो कि हम कैसे फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सीधा हम चलते हैं आगे एग्जांपल्स में, ना, उससे एकदम आपको बढ़िया क्लियर हो जाएगा। सीधा एग्जांपल अदानी पोर्ट्स का ट्विटर पर भी मैंने शेयर करा था, है ना। मैं भी इस शेयर में लगभग 370 के आसपास आई थिंक मैंने भी एंट्री ली थी, है ना, यहां पर कहीं, है ना। अब देखो आप, सबसे पहले मैंने आपको क्या चीज बताई, बम बम बाइंग सेलिंग नहीं होनी चाहिए। आप देखो कहीं पर भी बम बम बाइंग सेलिंग नहीं है ना। मतलब ये 2-4-5% के मूव आपको दिख रहा है, ये नहीं। मैंने आपसे क्या बोला, 20%, 10%, 15%, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा जो आपने देखे होंगे कई सर्किट वाले स्टॉक्स होते हैं लो कैप मिड कैप में, उस टाइप के, है ना। तो पहली चीज बम बम बाइंग सेलिंग तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। दूसरी चीज, नो कंसोलिडेशन बिफोर द अप मूव, है ना। नो मतलब कंसोलिडेशन होनी चाहिए। ये तो फेक ब्रेकआउट्स का मैंने आपको बताया, नो कंसोलिडेशन। इसका मतलब है ब्रेकआउट, हेल्दी ब्रेकआउट के लिए क्या होना चाहिए, यस, मतलब कंसोलिडेशन होनी चाहिए। ये देखो कंसोलिडेशन हो रही है। सेकंड चीज, मतलब ये मैंने पहला लिखा हुआ है कंसोलिडेशन बिफोर ब्रेकआउट, यस, है ना। इसके बाद कंसोलिडेशन शुड बी विथ लो वॉल्यूम्स। देखो आप कंसोलिडेशन की वॉल्यूम, ये अगर आप एक वॉल्यूम, ये एक कैंडल को अगर आप इग्नोर कर दो तो आप ये देख सकते हो जनरली पूरा जो कंसोलिडेशन है वो लो वॉल्यूम्स के साथ हो रहा है ना। चौथा पॉइंट, प्राइस शुड कॉन्ट्रैक्ट और रेंज शुड डिक्रीज बिफोर द ब्रेकआउट। अब आप ये देख रहे हो ये कैसे रेंज छोटी होती जा रही है, एक्स मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है रेंज। अगर आप यहां देखो ये कितना ब्रॉड है ये एरिया देखो, ये एरिया कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मैंने बोला जितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी तेजी से ब्लास्ट करेगा। ये देखो यहां ब्रेकआउट हुआ, यहां रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट क्या होता है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ये ब्रेकआउट हुआ, यहां पर अपन ने स्टॉक ने रिटेस्ट आया। अब एक चीज और देखो आप, ये ब्रेकआउट देख रहे हो, ब्रेकआउट हैवी वॉल्यूम से हुआ है, लेकिन जो शेयर अगले 2-3 दिन में नीचे आया इसकी वॉल्यूम्स देख रहे हो, डिक्रीजिंग वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये आपको अभी पता लगेगा कि डिक्रीजिंग वॉल्यूम, प्राइस गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम भी कम हो रही है, मतलब कि सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है इतना ज्यादा बेचने में।
है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात को कि वॉल्यूम्स कम हो रही है, मतलब कि अगर अगर ये मतलब फेक ब्रेकआउट होता तो जो अगर मार्केट 2-3 दिन उसके बाद अदानी पोर्ट्स गिरा तो फिर तो वॉल्यूम सेलिंग वाली वॉल्यूम्स भी तो बढ़नी चाहिए ना। वॉल्यूम्स कम हो रही है मतलब सेलर्स अपना पावर खो रहे हैं। अब आप देखो नेक्स्ट डे, देखो कैसे ये स्टॉक हमारा 370 से 470 के लेवल पर आया है ना। ये जो रिटेस्ट होता है ना ये हमेशा हेल्दी, जब भी ब्रेकआउट के बाद प्राइस गिरे डिक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ तो इट इज ऑलवेज अ हेल्दी रिट्रेसमेंट एंड नॉट फेक ब्रेकआउट और समथिंग लाइक दैट। कभी भी अगर आपका स्टॉक ब्रेकआउट करता है उसके बाद 2-3 दिन वो नीचे गिरेगा, हाँ ये मतलब ये जो आपको एंट्री क्या लेनी है ये हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस मेरा जो रोल है वो वॉल्यूम्स पर है और फेक ब्रेकआउट्स पर है ना। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ फेक ब्रेकआउट बिकॉज हमारी सारी की सारी कंडीशंस जो है वो फेक ब्रेकआउट से मैच नहीं कर रही हैं, ये एक हेल्दी ब्रेकआउट की तरफ जा रही हैं। अब हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स, सबसे पहला रूल ये, मतलब ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ये मेरे रूल्स हैं, ये कोई सेटअप कोई मार्केट के डिफाइंड रूल्स नहीं है जो कि आप हर कोई फॉलो करे, लेकिन ये मेरे रूल्स हैं तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं सिर्फ वीडियो के थ्रू। सबसे पहला, नेवर एंटर एट ब्रेकआउट कैंडल हाई, कभी भी ब्रेकआउट कैंडल के हाई पर एंट्री नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट ये तीनों पॉइंट्स को ना हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे नेवर एंटर अ ब्रेकआउट कैंडल हाई, है ना। सपोज करो आप ये वाला जो यहां ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पे, इसके हाई पर बाय करोगे आप, है ना। ये आपका लो एसएल है ना। एसएल तो आपको यही रखना पड़ेगा ना, रिसेंट स्विंग लो। आप ये रिसेंट स्विंग लो और इसके हाई पर, तो आपका जो स्टॉप लॉस का जो अमाउंट होगा वो कितना बड़ा हो जाएगा। इसकी जगह अगर आप रिटेस्ट, ये जो रिटेस्ट होता है यहां अगर एंट्री करोगे तो आपका एसएल ओरिजिनल एंट्री से तो काफी कम हो जाएगा ना। तो जो रिस्क रिवॉर्ड को समझ सकते हैं वो समझ सकते होंगे कि कैसे आप अपना रिस्क कम कर सकते हो। कहां तो आप इसके हाई पर बाय करके बैठ जाते ना, इसके हाई पर बाय करते एसएल हिट हो जाता, चलो नेगेटिव सोच लेते हैं, एसएल हिट हो जाता तो कहां आपका इतने बड़ी रेंज का एसएल उठा, कहां अगर आप रिट्रेसमेंट का वेट करो तो अब आप अब कई लोग बोलेंगे कि रिट्रेसमेंट जरूरी थोड़ी ना है कि हर केस में आए, ठीक है एग्री करता हूं, लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से 90, ये थर्ड पॉइंट पढ़िएगा, 95% ऑफ द टाइम मेरे ट्रेडिंग करियर में मैंने ऐसा देखा है कि 95% ऑफ द टाइम्स यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर एट रिट्रेसमेंट। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा, ये भी एक हेल्दी ब्रेकआउट का साइन है। अगर रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा है तो मतलब शायद वो एक फेल्ड ब्रेकआउट हो, है ना। तो ये तीनों पॉइंट जो है हमने एक ही एग्जाम्पल में कवर करें। अब आगे जो है और मैं इस चीज का एग्जाम्पल आपको देता हूं, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा है ना। ये देखो इसमें भी मैंने कंडीशंस लिख दिए हैं कि सबको समझ आया। कंसोलिडेशन बिफोर ब्रेकआउट, यस, तो मतलब ये हेल्दी ब्रेकआउट का साइन है। लो वॉल्यूम्स ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, ये आप ये वॉल्यूम्स देखो, यस, तो मतलब फिर ये हेल्दी ब्रेकआउट है। प्राइस कॉन्ट्रैक्शन ओके मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्राइस जनरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ये प्राइस की रेंज देखो, यहां अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कम रेंज थी, तो ये बढ़ी नहीं तो कम भी नहीं हुई, है ना। तो इसको मैंने ओके लिख लिया, तो ये यस की कैटेगरी में आता है। ब्रेकआउट विथ बिग वॉल्यूम्स, ये आप ये देख रहे हो, ब्रेकआउट विथ बिग वॉल्यूम, कितनी बड़ी वॉल्यूम, मतलब आप समझ लो लास्ट के 8-9 महीनों की वॉल्यूम्स का भी ब्रेक करा है ये, है ना। अब ब्रेकआउट विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स, ब्रेकआउट तो हो गया, ठीक है, नो डाउट, लेकिन इंक्रीजिंग, उसके अगले दिन अगर हम देखना तो हमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स, एक ही दिन का ब्रेकआउट मिला लेकिन उसके बाद हमें इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स नहीं मिली। लेकिन इस केस में हम क्या कर सकते हैं ना, सारी कंडीशंस हमारे फेवरेबल में है ना। अगर हम वोटिंग पे बात करें तो अगर हमारी 5 कंडीशंस ओके हैं और एक कंडीशंस नहीं ओके है तो भी हम जनरली रिस्क, इस केस में हम क्या करेंगे कि सपोज करो हम 1 लाख से एंट्री ले रहे थे तो हम ना लेके हम 50,000 से ले लेंगे। अगर हमें लग रहा है कि एक एंट्री हमारी नहीं बन रही है, एक हमारा जो है नहीं इसमें यस हो रहा है, ये लास्ट वाले ब्रेकआउट विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, तो कोई बात नहीं, हम अपनी पोजीशन हल्की कर लेंगे, जिससे अगर ब्रेकआउट फेल्ड ब्रेकआउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वो रिस्क हम वैसे कम कर लेंगे पोजीशन साइजिंग से। अब मैं ये वाली बात आपके साथ फिर से डिस्कस करूंगा हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स में। नेवर एंटर एट ब्रेकआउट कैंडल हाई, अब समझ लो ये बड़ी कैंडल ब्रेकआउट हुआ, आपने इसके हाई पर 3.25 के आसपास आपने सोचा मैं तो यहां बाय कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो एसएल, कितना बड़ा एसएल हो गया, है ना। ये जो चीज है ये मैंने पूरी यहां सिखाई है आपको। ब्रेकआउट कैंडल का हाई है 709 और इसका लो है 637, मतलब कि 11% का एसएल हो गया। अब 11% का एसएल तो यार जनरली कोई भी नहीं रखेगा यार, अनटिल एंड अनलेस आप बिल्कुल कम क्वांटिटी, अगर आप एक बड़ी क्वांटिटी कर, समझ करो आपने 10 लाख के शेयर उठाए हैं, समझ लो आपने लाख रुपए के शेयर उठाए हैं, तो आप 11% का एसएल तो कभी नहीं रखोगे ना यार,
है ना। तो आपको क्या करना है, कभी भी हाई पर एंट्री नहीं करनी है, आपको एंट्री करनी है रिट्रेसमेंट की। यहाँ रिट्रेसमेंट नहीं आया कोई बात नहीं, ये देख रहे हो आप, ये रिट्रेसमेंट पे आपको बाय करना है, जितना अपना एसएल कम कर सको। एसएल तो यही रहेगा ना, रिसेंट स्विंग लो, या तो उस कैंडल का लो या रिसेंट स्विंग लो। तो हम क्यों फालतू में इतना एसएल रखें, जब मैं कह रहा हूं 95% ऑफ द केसेस में रिट्रेसमेंट आता है। ये देखो आप, ये रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद कैसे बस ये अपना सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर भाग गया। तो कोशिश करो 95% ऑफ द टाइम ऐसे स्टॉक्स जिसमें भी ब्रेकआउट अगर आपको लग रहा है कि मिस हो गया है या ब्रेकआउट हुआ है, तो हमेशा कोशिश करो कि रिट्रेसमेंट पे एंट्री लो, ये बहुत जरूरी है ना। तो ये मैंने एक थोड़ा सा स्लाइड के थ्रू समझाया है कि व्हाई ऑलवेज एंटर ऑन रिट्रेसमेंट। सपोज इन द लास्ट चार्ट जो मैंने एम का दिखाया, यू एंटर एट हाई ऑफ ब्रेकआउट कैंडल दैट इज 709 एंड योर स्टॉप लॉस इज 637, मींस योर एसएल इज 11% का एसएल है। सो इन लॉन्ग टर्म यू विल सफर बिकॉज योर रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी बैड। लॉन्ग टर्म में आप बहुत सफर करोगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जिसका अच्छा नहीं है वो सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता, ये लिख के ले लो। नाउ अनदर केस जो मैंने आपको बताया, सपोज कि आप वो जो रिट्रेसमेंट मैंने आपको दिखाया इस लेवल के आसपास, ये मैंने आपको दिखाया, यहां पर आपने रिट्रेसमेंट पे एंट्री ली, तो आपने 660 670, तो जो आपका एसएल था वो जस्ट हाफ हो गया, 11% से 5% पे आ गया। अगर आप पोजिशनल एंट्री ले रहे हो तो 5% का एसएल इज ओके, है ना। तो 11% से अच्छा तो 5% है ना, ठीक है। सो योर रिस्क विल बिकम हाफ एंड नाउ यू विल बी एबल टू मेक मोर प्रॉफिट्स। सपोज करो आप इसके हाई पर एंट्री करते हैं, अब इसके हाई के बाद आपको और कितना मूव चाहिए होता है प्रॉफिटेबल होने के लिए। अब आपने अगर यहां एंट्री करी है, अगर तो आपका ये जो आपका जो ओरिजिनल एंट्री थी वहां तक भी चला गया तो भी आप प्रॉफिटेबल हो, विन विन सिचुएशन में बैठे हो। नीचे एसएल हो गया तो आप तो ऑलरेडी अपना एसएल, जो सब लोग अगर जिन्होंने यहां एंट्री करी होगी वो डबल एसएल देंगे, आप उसका हाफ एसएल दोगे, तो आप वैसे ही उस चीज में महारत हासिल कर चुके हो, है ना। तो ये वीडियो के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं। बाकी की जो मैंने आपके जो टॉपिक्स बताए, ये नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत ही जल्दी, है ना। ये कंटेंट है नेक्स्ट वीडियो में, हाउ टू कट डाउन लॉसेस एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट, हाउ टू ट्रेड विद स्मॉल कैपिटल अकाउंट, हाउ टू लर्न प्राइस एक्शन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रैप्स, है ना। अगर मैं इसी वीडियो में कोशिश करता तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता और ऑब्वियसली बोरिंग हो जाती वीडियो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बना के एक वीडियो 2 पार्ट में करते हैं, एक वीडियो इस पार्ट में और एक वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। मोस्ट प्रोबेबली एक हफ्ते के अंदर कोशिश करूंगा, मैं वेकेशंस पे भी जा रहा हूं तो शायद थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगले 7 से 8 दिन के अंदर मैं वीडियो उसको अपलोड कर दूं, है ना। तो इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा जिन्होंने भी अपना टाइम निकाल करके ये वीडियो देखी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और कमेंट्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। बार बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन आता है ऐसी वीडियोस बनाने का, और जितने ज़्यादा लाइक्स उतना ज़्यादा, मतलब ये मोटिवेशन उस तरीके का है कि मतलब जितना लाइक है उतना अच्छा लगता है कि लोगों का बेनिफिट हुआ, है ना। तो इसी के साथ एंड करते हैं, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।